एरोबिक रिस्पायरेशन के केस में तो 38 एटीपी का ग्रॉस इनकम होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन की प्रोसेस का मैकेनिज्म भी समझ में आ गया हो। डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक रिस्पायरेशन, इस वजह से फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। स्वागत है आप सभी का लाइव प्रोसेस रिस्पायरेशन के वीडियो नंबर 3 में। वीडियो नंबर 3 में आज हम बात करेंगे एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन के मैकेनिज्म की। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि दो टाइप होते हैं रिस्पायरेशन के, एरोबिक जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो यहां पे हम बात करेंगे दोनों का मैकेनिज्म क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं और कैसे एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। यहां पे हम देख रहे हैं कि लाइव प्रोसेस रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो रहा है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक रिस्पायरेशन और ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एनारोबिक रिस्पायरेशन। बहुत अच्छे से आपको पूरी प्रोसेस समझना है। एरोबिक रिस्पायरेशन की प्रोसेस में बेसिकली रिस्पायरेशन की प्रोसेस में हम लोग फूड से एनर्जी निकालते हैं। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, फूड से एनर्जी निकालेंगे, लेकिन प्रोसेस दो हो जाएगी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस वाली प्रोसेस और ऑक्सीजन के एब्सेंस वाली प्रोसेस। प्रेजेंस वाली प्रोसेस में हम ग्लूकोज से ही एनर्जी, आप देख रहे हैं यहां पे तीनों जगह सबस्ट्रेट ग्लूकोज मैंने लिया है, ग्लूकोज से एनर्जी निकालते हैं। और सबसे पहला स्टेप हम रिस्पायरेशन एरोबिक रिस्पायरेशन का कर रहे हैं यहां पे ग्लाइकोलिसिस। ध्यान रखिएगा, सेलुलर रिस्पायरेशन की प्रोसेस है ये, सेलुलर रिस्पायरेशन की प्रोसेस है। ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस कही जाता है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन इन हो जाता है। व्हाट हैपेंस, जो प्रोसेस ऑक्सीजन इन होने के बाद सेल के अंदर परफॉर्म की जाती है उसको सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा जो कि 3 कार्बन वाला है। यह प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म में यह प्रोसेस होती है। यहां पे अगली बात करें, पायरुविक एसिड रिड्यूस्ड कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और रिड्यूस्ड कोएंजाइम कन्वर्ट होता है एनर्जी में। प्रोसेस कौन सी होगी, तो पायरुविक एसिड कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा क्रेब्स साइकिल से, और क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस होने के बाद रिड्यूस्ड कोएंजाइम जो बनेगा वो ईटीसी साइकिल से कन्वर्ट होगा एटीपी में। अब यहां पे ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि रिड्यूस्ड कोएंजाइम क्या है। रिड्यूस्ड कोएंजाइम आपने नाम सुना है NADP का, NADPH2 का, FAD का, GTP का और GDP का। तो ये सब क्रेब्स साइकिल में इंटरमीडिएट, फाइनली ये एटीपी ही देंगे हमको, लेकिन यहां पे क्रेब्स साइकिल में ये मॉलिक्यूल बनते हैं जिसको कोएंजाइम कहते हैं और फिर वो आगे चल करके एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। इट मींस एटीपी बनाते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझना क्या है, क्यों ये प्रोसेस एरोबिक है, क्योंकि यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि इस रिड्यूस्ड कोएंजाइम जो NADP बनेगा, सपोज करिए उस NADP से एटीपी निकालने के लिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी मस्ट है। ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो हम NADP से 3 ATP निकाल लेंगे और फाइनली उसको पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे समझना है कि ऑक्सीजन अगर अवेलेबल होगा तो हम इस रिड्यूस्ड कोएंजाइम को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे और ATP में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है तो फिर हम क्या कर पाएंगे, इस रिड्यूस्ड कोएंजाइम के द्वारा हम एनर्जी पूरी तरीके से निकाल नहीं सकते हैं। तो ऑक्सीजन यहां पे आ गया। अब ये दोनों प्रोसेस क्रेब्स साइकिल और ETC साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन आप यहां पे ये भी कंफ्यूज मत होइएगा कि एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जरूरी है, और आप बता दें कि एनारोबिक रिस्पायरेशन की प्रोसेस में उन सेल्स में होगा जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सब में होगा। लेकिन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे डिवीजन है। ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो हम क्या कर पाएंगे, फाइनली एटीपी निकाल पाएंगे रिड्यूस्ड कोएंजाइम से, और एटीपी का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। और यहां पे एरोबिक रिस्पायरेशन की प्रोसेस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। किसका, फूड का, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हम इस प्रोसेस से करते हैं। और बाकी प्रोसेस जो अभी हम लोग एनारोबिक की करेंगे उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है। यहां पे एक दो पॉइंट आपको और ध्यान से समझना है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है, यहां पे आप देख रहे हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी ग्लाइकोलिसिस हो रहा है और यहां भी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हो रहा है। ये ह्यूमन मसल्स का केस है और ये ईस्ट
का केस है। ये भी मत लिखिएगा एग्जाम में कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास अवेलेबल नहीं हो, जैसे ह्यूमन बींग्स में ही आप देख रहे हैं कि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन ह्यूमन बींग्स में भी हो रहा है ना, और यहाँ ईस्ट के केस में भी एनाएरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। तो आपको बहुत समझदारी से आंसर करना है, गलत नहीं करना है, कंफ्यूजन नहीं पालना है। 10th के बच्चों में कंफ्यूजन बहुत होता है। समझना यह है कि ये जो ग्लूकोज है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है साइटोप्लाज्म में, ये प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इसलिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो वो ये पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस का जो स्टेप है वो परफॉर्म कर लेता है। चूंकि इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऐसी एक प्रोसेस बताइए सेलुलर रिस्पायरेशन का जिसमें कि कॉमनली सब करते हैं, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनाएरोबिक। तो आप देख रहे हैं ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस, इट मींस ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, क्योंकि इसके लिए कहीं से भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। अब यहां पे देखें तो क्रेब्स साइकिल और ईटीसी साइकिल कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल कहां होगा? मैट्रिक्स में होगा। और वहीं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइकिल होगा, चेन सिस्टम भी इसको कहते हैं, जिसमें हम O2 को लेते हैं और H2O रिलीज करते हैं और क्रेब्स साइकिल के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो यही अपना इक्वेशन भी था कि हम C6H12O6 को किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं 6O2 से, और 6CO2 अपन लोगों को मिलता है और 6H2O मिलता है और एनर्जी बनता है। अब यहाँ एनाएरोबिक रिस्पायरेशन की प्रोसेस देखें तो दो केस आपके बुक्स में है, ईस्ट का केस है और ह्यूमन मसल्स का केस है। ईस्ट यूकैरियोटिक है और ह्यूमन बींग्स तो यूकैरियोटिक सेल के बने ही हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। हमने देखा है कि बच्चे ईस्ट को प्रोकैरियोटिक समझ लेते हैं, लेकिन ईस्ट क्या है? यूकैरियोटिक है। माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है, लेकिन वहां पे क्या नहीं है? O2 नहीं है। इस वजह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का नहीं हो पाता है। यहां पे देखें तो पहला स्टेप सेम है, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे देखें तो प्रोसेस बदल गया, चूंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है, इस वजह से फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। और फर्मेंटेशन की प्रोसेस से ईस्ट क्या करता है? अपने ग्लूकोज को इथेनॉल और एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इथेनॉल C2H5OH यहाँ पे बन रहा है, और आप देख रहे हैं कि कार्बन का 2 मॉलिक्यूल अभी रिमेन है ना। 6 कार्बन था, 3 में कन्वर्ट किया, 3 से 2 में हुआ, कंप्लीटली कार्बन रिड्यूस नहीं हुआ, तो कंप्लीटली एनर्जी भी नहीं बनेगी। और इसलिए यहाँ पे कितना एटीपी बनता है? एरोबिक रिस्पायरेशन के केस में तो 38 एटीपी का ग्रॉस इनकम होता है और 36 एटीपी का नेट इनकम होता है। और यहाँ पे ईस्ट के केस में एनाएरोबिक की प्रोसेस में ओनली 2 एटीपी का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। ध्यान क्या रखना है कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बर्निंग की प्रोसेस के लिए पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, डिफरेंस भी समझा चुके हैं। वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा इसके। यहाँ पे मसल्स के केस में देखें तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, सेम प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, एंड पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो फर्मेंटेशन होगा उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं, और यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आप यहाँ पे एक अंतर और देख पा रहे हैं कि लैक्टिक एसिड जब बनेगा हमारे मसल्स के केस में तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये भी एक पॉइंट नोट करना है आपको और समझना है। लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनता है, और एनर्जी का अमाउंट 2 एटीपी इस केस में भी होता है। लेकिन हमको जरूरत क्यों पड़ी? क्यों जरूरत पड़ी हमको मसल्स के केस में या ह्यूमन बींग्स को एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करने की? तो हैवी एक्सरसाइज जब आप रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो आपके बॉडी की जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है उतनी नहीं हो पाती है, और आप देखते हैं कि आप नाक के बजाय मुंह से भी सांस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन जब पूरा नहीं हो पाता है तो हमारे फूड का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, बॉडी को रिच एनर्जी नहीं मिल पाती है। ऐसे केस में हम क्या करता है? हमारा मसल्स एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करता है, और इसको हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। एरोबिक प्रोसेस कंप्लीट ऑक्सीडेशन है और एनाएरोबिक प्रोसेस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। किसका?
फूड का, जिससे हमको एनर्जी निकालना है। तो आई थिंक आपको बेसिक डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, मैकेनिज्म भी समझ में आ गया होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन की प्रोसेस का मैकेनिज्म भी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक रिस्पायरेशन, उसको भी देखिएगा। और पिछले वीडियोस की लिंक भी आपको शो हो रही है, उसको भी देखिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, और इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसको भी जरूर पूछिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।